सच में आपको पढ़कर बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आपको मजा आएगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जॉर्डन की राजधानी आप सभी से पूछी है, जॉर्डन की राजधानी क्या है? अभी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जॉर्डन की यात्रा की है। मोदी जी ने जॉर्डन की यात्रा भी की है, याद रखिएगा। और भारत और जॉर्डन के बीच में 5 एमओयू भी हुए हैं। भारत और जॉर्डन के मध्य कितने एमओयू हुए हैं? होगे भैया, भारत और जॉर्डन के मध्य ये साथी 5 एमओयू हुए हैं। कितने एमओयू? 5 एमओयू। अच्छे से याद रखिएगा, दिसंबर में यात्रा। देखिए, दमिश्क ये सीरिया की राजधानी है, सीरिया। दोहा ये कतर की राजधानी है, जबकि मस्कट ओमान की राजधानी है। ओमान का भी भारतीय प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया था, 3 देशों की यात्रा पर गए थे। जबकि जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाती है? अम्मान। जबकि इनकी मुद्रा क्या हो जाती है? याद रखिएगा, इनकी जो मुद्रा है ये दिनार हो जाती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो कितने देशों की यात्रा पर गए थे? हो गए सर, हमारे प्रधानमंत्री जी 3 देशों की यात्रा पर गए थे। कितने देशों की? 3 देश। एक का देश का नाम था जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान, मुद्रा हो जाती दिनार। मस्कट ओमान की, दमिश्क जो दमास्कस जिसको कहते थे सीरिया, और कतर की राजधानी दोहा। और भारत और जॉर्डन के बीच में कितने एमओयू? 5 एमओयू। पूछा इनमें से कौन सा एक भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है? ई कॉमर्स का मतलब होता है, पेपर में आ चुका है, ई कॉमर्स की जो फुल फॉर्म होती है इसको साथी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, क्योंकि आपका वाणिज्य व्यापार वाले टॉपिक से आ जाता है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी इसको कह देते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, मतलब इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना, इंटरनेट के माध्यम से चीजों की खरीदारी, चीजों की खरीद फरोख्त। अगर आप किसी चीज की सेल परचेज इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, किसी वेबसाइट या किसी साथी एप्लीकेशन के माध्यम से, तो ऐसा करना, या किसी ऐप के माध्यम से, इसको आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कह सकते हो, जो ऑनलाइन खरीदारी होती है। इसी को हम लोग आम भाषा में ई कॉमर्स कह देते हैं। भारत में कई सारी भारतीय कॉमर्स कंपनी है, जैसे विदेशियों में अमेजन आ जाती है, भारत की बात करें तो फ्लिपकार्ट है, तो वही पूछा भारतीय। देखिए, नेटफ्लिक्स ये अमेरिका की ओटीटी सर्विस है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग ओटीटी सर्विस होते हैं, ये नेटफ्लिक्स वैसी है। जूम जो है ये भी अमेरिका की कंपनी है, ये वीडियो कॉलिंग कंपनी है, ये साथी वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध कराती है जूम। स्पॉटिफाई ये स्वीडन की कंपनी है, स्वीडन की, ये साथी सॉन्ग्स को, जो गीत होते हैं, गाने होते हैं, उनकी एक स्ट्रीमिंग सर्विस है। तो याद रखिएगा, भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा हो जाता है? कहोगे मीशो, आपका बिल्कुल सही है। भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो आपका बिल्कुल सही है। सेकंड का उत्तर भी। हाल ही में मीशो का आईपीओ भी आया था। पूछा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो बरेली में। भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, भारतीय साथी इंडियन एवियन पक्षी अनुसंधान संस्थान, तो पशु चिकित्सा और पक्षी अनुसंधान संस्थान ये बरेली में। जबकि फैजाबाद, जिसका नया नाम अयोध्या हो गया है, अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर, अयोध्या में याद रखेगा सबके सब, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? कहोगे सर अयोध्या में। जबकि झांसी में चरागाह संस्थान भी है, चारा और चरागाह अनुसंधान। यहीं पर कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान भी है। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय भी है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? होगे सर झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई। तो अच्छे से याद रखेगा, ये दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा, दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा जो विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में। पूछा 34वें दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेल 2017 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसमें पहली बार जो खेल आयोजित हुए थे ये 1959 में हुए थे। थाईलैंड में 2025 में 33वें, थाईलैंड में 2025 में 33वें खेल आयोजित हुए थे। तो 34वें दक्षिण एशियाई खेल जो हैं, दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेल, इनकी मेजबानी मलेशिया को दी गई है। इनकी मेजबानी किसको दी गई है? मलेशिया। 2027 में आयोजित होंगे। मलेशिया, राजधानी हो जाती है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर साथ ही इसकी राजधानी है। और मलेशिया की मुद्रा क्या हो जाती है? रिंगिट इसकी मुद्रा है। जब साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है तो साथी आसियान करके जो है, ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। 1967 में बना, 11 इसके देश हैं। और जो इसका सबसे नया सदस्य बना है, 11वां सदस्य, ये तिमोर बना है। तिमोर याद रखिएगा, इसका सबसे नया 11वां सदस्य बना है। पूछेगा कि आसियान का सबसे नया 11वां सदस्य कौन बना है, तो आपका उत्तर क्या जाएगा? तिमोर आपका बिल्कुल सही है। सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को एक बार अपने व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर देना। बस यही आपसे एक चीज चाहिए होती है। और एक बार सबके सब सुन लेना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी याग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, यह सूरत बदलनी चाहिए। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो बिल्कुल बच्चा, अंगद का पैर जमा दो। 3 साल की तो आपको एज में छूट मिलेगी होमगार्ड बनकर, आगे एसआई कांस्टेबल में, उसके बाद में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करोगे।
साथ ही 8वें वेतन आयोग के बाद में लगभग यूपी कांस्टेबल के बराबर आपकी सैलरी, स्वास्थ्य बीमा है परिवार के लिए, इलाज फ्री है 5 लाख रुपए तक का, और साथ ही मृतक आश्रित दुर्घटना बीमा 40 लाख रुपए का अलग। तो किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, और 8 घंटे की फिक्स नौकरी, ना किसी की जी हजूरी करनी, अपनी नौकरी करके आना, आगे पढ़ते रहना। इसलिए किसी के बहकावे में बताओ, अपनी मेहनत ठोक दो मेहनत। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, ये साथी मैं आपको 1926 से बता के चल रहा हूं, और ये वो घटनाएं हैं जैसे साइमन कमीशन इत्यादि। तो इरविन इरविन करके ये साथी भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय था। फिर 1931 में इरविन चला जाता है, और 1936 से 1936 तक ये इस समय इरविन नहीं था, इस बात को याद रखेगा। फिर 1936 से 1943 ये लिल लिथगो आ जाता है। कौन आ जाता है कहोगे सर? लिल लिथगो करके एक व्यक्ति था, यही भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर भी था, लिल लिथगो। फिर ये साथी चला जाता है, और फरवरी 1947 तक के समय पर ये वेवेल आ जाता है। कौन आ जाता है? वेवेल आ जाता है। और याद रखिएगा, 21 फरवरी 1947 से फरवरी 1947 से ये माउंट बेटन आ जाता है। कौन आ जाता है? माउंट बेटन। इस बात को याद रखेगा। जबकि यहां पर कौन था? ये विलिंगडन विलिंगडन करके था। कौन था? विलिंगडन। अब देख लेते हैं, ये बिल्कुल क्रम है, और यहां से मैं तुम्हें गारंटी कह रहा हूं एक क्वेश्चन आएगा। 1926 से 1931 गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन का आना, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु, ये सारी घटनाएं किसके समय पर हुई? ये याद रखेगा, इरविन के समय पर हुई, इरविन के समय पर। इसी में 1931 से 1936 ये विलिंगडन आ गया। इसी में कम्युनल पंचायत थी, जो पूना पैक्ट था गांधी जी और बाबा साहब के बीच में, वो सब इसी के बीच की घटनाएं हैं। 1936 से 1943 इसी में 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए, जो बिना कांग्रेस की सलाह के ब्रिटिश ने भारत को भी वर्ल्ड वार 2 में खींच लिया। ये सब कुछ व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन ये साथी 8 अगस्त 1942 को जो मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहां पर इसकी घोषणा की गई। वहां पर तो ये कौन था उस समय? ये लिल लिथगो करके था। और अगर यहां से शिमला समझौता पूछे या पूछे कैबिनेट कमीशन किसके समय पर आया, तो वेविल के समय पर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर कौन था? लिल लिथगो। जबकि आप जानते रिपन 1881 की प्रथम समकालिक जनगणना, 1881 की पहली समकालिक जनगणना, इसी को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और करजन 1905 के बंगाल विभाजन के समय था, करजन 1905 के बंगाल विभाजन। तो एक क्वेश्चन तो 110%, और एक भी नहीं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, होमगार्ड में तो 2 से 3 क्वेश्चन, और एक एसआई में, एक कांस्टेबल में। ये जो हमारे गवर्नर जनरल हुए, इनकी कोई उपलब्धि, इन्होंने कोई कार्य किया हो, यह बहुत बार पूछता है, इस पर ध्यान देना। किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? किस पौधे को बंगाल का आतंक? क्योंकि ये साथी जो आर्द्र भूमि होती है, तालाब, झील इत्यादि, ये आर्द्र भूमि या तालाब इत्यादि को पूरा कवर कर लेता है। तालाब आदि को एक प्रकार की ये साथी कवर कर लेता है, उसको घेर लेता है, जिससे तालाब में रहने जीव जंतु, जो तालाब में रहने वाले जीव जंतु है, उनके जीवन पर संकट आ जाता है। इसको जलकुंभी कह देते हैं, या वाटर हायासिंथ कह देते हैं। जलकुंभी भी कह देते हैं, वाटर हायासिंथ। इसी प्रकार का एक साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द होता है, इसको यूट्रिफिकेशन कह देते हैं। यूट्रोफिकेशन, अच्छे से याद रखिएगा, यूट्रिफिकेशन करके जो शब्द हो जाता है, इसमें जो रासायनिक खाद इत्यादि है, रासायनिक खाद जो खेतों से बहकर आ जाता है, जो खेतों से बहकर आता है पानी के साथ, खेतों से बहकर पानी के साथ, जो खेतों से बहकर पानी के साथ आता है, इसकी वजह से तालाब आदि में पोषक तत्व आ जाते हैं, और वहां जो एल्गी होती है, शैवाल हो जाती है। शैवाल में साथी बहुत तेजी से वृद्धि होती है, जो एल्गी होती है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि, और वो पूरे के पूरे तालाब पर कब्जा कर लेती है। इस घटना को यूट्रिफिकेशन कह देते हैं। समझे मेरी बात? तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? वाटर हायासिंथ को कहा जाता है। छठे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। पूछा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग ये किस दर्रे से होकर जाता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला इनमें से कौन सा दर्रा है? देखिए, जोजिला दर्रा ये साथी लेह लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है, लेह लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। ये साथी शिपकीला दर्रा, यहां से सतलज नदी एंटर करती है। अच्छे से याद रखेगा, सतलज नदी का भारत में प्रवेश, सतलज नदी का भारत में प्रवेश हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सतलज नदी का भारत में प्रवेश, और शिपकीला भारत के हिमाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत के बीच में स्थित है, चीन के तिब्बत के बीच में। बुर्जिल दर्रा ये जो गिलगिट पाकिस्तान, बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो ये साथी गिलगिट को स्कार्डू होते हुए ये श्रीनगर से जोड़ता था, तो हमारा है, लेकिन पाकिस्तान ने गैरकानूनी कब्जा किया हुआ है। तो जम्मू से श्रीनगर ये बनिहाल पास हो जाता है। कौन सा भैया? बनिहाल दर्रा। इसी में जवाहर सुरंग स्थित है, ये पीर पंजाल माउंटेन में पड़ता है। इसी में कौन सी सुरंग स्थित है? कहोगे सर इसी में जवाहर सुरंग स्थित है, और ये पीर पंजाल पर्वतों में पड़ता है। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में पड़ता है? पीर पंजाल। 7वें का उत्तर भी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कानून के किसी प्रश्न पर या कानून के किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 148 में कैग, राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति,
6 वर्ष या 65 वर्ष। कैग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, यह किसमें आ जाता है? अनुच्छेद 72। 143 में सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति को सलाहकार। और 123 में ये अगर संसद सत्र में ना हो तो याद रखेगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जो शक्ति अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को मिली होती है, वही क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को अनुच्छेद 161 से। राज्यपाल को किससे मिली होती है? कहोगे सर अनुच्छेद 161। 8वें का उत्तर भी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व किसका है? अनुच्छेद 324 से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना, अनुच्छेद 324 से जो भारत का निर्वाचन आयोग है या केंद्रीय चुनाव आयोग, ये भैया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जहां कहीं भी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जो पंचायती राज संस्था होती है, जैसे शहरों में नगर निगम, नगर पालिका आदि, और राज्यों में जो ग्राम पंचायत इत्यादि होती है, राज्यों में ग्राम पंचायत, इनके चुनाव ये केंद्रीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है बच्चा, ये राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। इसका गठन भी भाग 9 के तहत, अनुच्छेद 243 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद से हुआ है? एक बार कमेंट करके बताइए। कहोगे भैया अनुच्छेद 243 के। ये एक संवैधानिक संस्था है। 9वें का उत्तर भी। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय पूछा है ITU। इसका जो गठन हुआ है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन में पूछेगा। यह 17 मई 1865 को। इसका गठन कब हुआ? 17 मई 1865 को। इसीलिए 17 मई को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाते हैं। आपसे पूछेगा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? सबके सब खींच के उत्तर दीजिए। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे सर 17 मई को, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 मई 1865 को। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा क्या है? हेडक्वार्टर। यहीं पर WHO का हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, जो साथ ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। विश्व व्यापार संगठन का, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का वॉशिंगटन DC में IMF का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वियना में याद रखेगा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का हेडक्वार्टर है। यहीं पर OPEC का हेडक्वार्टर है। और बर्न में यह सार्वभौमिक डाक संघ का हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार दिवस 17 मई और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का हेडक्वार्टर ये साथी जिनेवा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इस चीज को सबके सब ध्यान दीजिएगा। और साथी यूपी होमगार्ड के जो साथी नया बैच चाहते थे, बिल्कुल शून्य से, उन सभी के लिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ये अंतिम प्रयास 2.0 आ गया है। जो पुराने बच्चे जो हैं, जो साथी पुराने बच्चों को नया फ्री मिलेगा, और नए जो बच्चे जुड़ेंगे 2.0 में, इनको अंतिम प्रयास बैच फ्री मिलेगा। 99 रुपए का है मात्र। और शुरुआत के 20,000 स्टूडेंट के लिए। और 20 जनवरी से बिल्कुल जीरो से आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल जीरो से लाइव क्लास फिर से साथी पुराने बच्चे दोबारा से सब्जेक्ट कर लेना। तो मेरी तरफ से आपको कोई आर्थिक बोझ नहीं आएगा। लेकिन आप ही आपका कोई साथी जो तैयारी कर रहे हो या अभी तैयारी शुरू नहीं की है, उनको बता दो थ्योरी में कितना दम होता है। अभी तुम हजारों क्वेश्चन देखोगे, अब तुम बार बार क्या चाहिए, ये भैया अभी पढ़ा था हमने, ये यहां से हमारा पढ़ के हुआ, ये सब पढ़ोगे, बशर्ते कि तुम शांति से पढ़ो। और अभी मैं जिंदा हूं, मैं हूं अकेला काफी, कि मुझे जी भरकर खर्च करो मेरे बच्चों, कि इश्क में डूब जाने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। मुझे जी भरकर खर्च करो मेरे बच्चों, खूब मुझसे पढ़वाओ, मैं अकेला ही इन सारे सब्जेक्ट के लिए काफी हूं। कुंडनकुलम परमाणु कहते हैं मुझे जी भर के खर्च करो मेरे बच्चों, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? भारत में 7 स्थानों पर परमाणु ऊर्जा प्लांट है, परमाणु ऊर्जा घर है। कितने स्थानों पर? 7 स्थानों पर। जैसे आपसे पूछेगा कर्नाटक का हो जाता है कैगा, कर्नाटक का क्या हो जाता है? कैगा। इसी प्रकार गुजरात का ककरापारा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। गुजरात का ककरापारा। महाराष्ट्र का तारापुर, यह पहला व्यवसायिक था, पहला व्यवसायिक जहां बिजली का उत्पादन होना शुरू हुआ। फिर आ जाता है सती राजस्थान, राजस्थान में रावत भाटा, राजस्थान में क्या जाता है? रावत भाटा। यूपी के बुलंदशहर जनपद में आ जाता है सती नरोरा, यूपी के बुलंदशहर जनपद में। क्योंकि तमिलनाडु में 2 है, कुंडनकुलम सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन यह कुंडनकुलम करता है, तो कहोगे भैया ये सबसे बड़ा है। और यहीं पर कलपक्कम भी है, यहीं पर एक कलपक्कम भी है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्योंकि भारत का पहला प्रायोगिक रिएक्टर, भारत का पहला प्रायोगिक संयंत्र यह अप्सरा था। कौन सा था भैया? अप्सरा। तो 11 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। रीला साथी किसकी पुस्तक है? रीला यात्रा वृत्तांत। थोड़ा तेजी से बताइएगा,
तो थोड़ा तेजी से देखिए, जो हेंस स्वांग करके था, ये हर्षवर्धन के समय पर भारत की यात्रा पर आया। फाहियान चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य के समय पर भारत की यात्रा पर। मार्को पोलो इटली का यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य आदि में गया। रहीला इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ये कहां का यात्री था? मोरक्को का, आपको याद हो तो। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर भारत आया था। होगे उत्तर प्रदेश के किस जिले को आमों का नगर कहा जाता है? किस जिले को आमों का नगर कहा जाता है? सहारनपुर संतरे के लिए फेमस है। सहारनपुर संतरा, प्रतापगढ़ आंवला, सहारनपुर संतरा, प्रतापगढ़ आंवला। जबकि लखनऊ का मलिहाबाद, यहाँ का दशहरी आम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ का दशहरी आम ये साथी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, अच्छा क्वेश्चन है। ये ट्राई वो संस्था है जो ये जितने भी मोबाइल ऑपरेटर इत्यादि हैं, इनकी कीमत आदि पर नजर रखती है, इनको लाइसेंस आदि देने का काम करती है। नाम में देख लो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। जैसे साथी इरडा का काम क्या होता है? इरडा का काम क्या होता है? भारत की इरडा संस्था, ये बीमा बाजार पर नजर रखती है। इसी प्रकार पूछेगा सेबी का काम क्या है? ये साथी शेयर बाजार पर नजर रखती है। आरबीआई का काम क्या है? ये बैंकों पर नजर रखती है। इसी प्रकार से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ये 1997 में बना, 20 फरवरी 1997, 20 फरवरी 1997। पूछा सैमसंग मूल रूप से किस देश की कंपनी है? जो सैमसंग है साथी, मूल रूप से किस देश की कंपनी थी? जैसे जापान की आप देखोगे, जापान की पैनासोनिक हो जाती है, होंडा हो जाती है, ये सारी की सारी पैनासोनिक। ताइवान की हो जाती है आसस करके कंपनी हो जाती है, एसर करके जो लैपटॉप आदि वाली कंपनी होती है। जबकि श्योमी कह लो, श्योमी कह लो, ये सारी किसकी है? चीन की। सैमसंग, एलजी, एलजी कंपनी हो गई, सैमसंग कंपनी हो गई, हुंडई कंपनी हो गई, ये सब साथी किसकी है? ये सब की सब दक्षिण कोरिया की है। तो सैमसंग मूल रूप से किसकी है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाती है? सियोल। 15 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ये किस प्रकार की संस्था है? राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका जो अधिनियम आया वो 1990 में आया, अधिनियम 1990। और इसकी स्थापना ये याद रखिएगा जनवरी 1992 में। इसकी स्थापना कब हुई है? हो गए सर जनवरी 1992। इसका गठन कब हुआ है? इसका अधिनियम कब आया? 1990, स्थापना जनवरी 1992। यह संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका गठन संविधान के द्वारा नहीं हुआ, संविधिक संस्था है। विधिक का अर्थ होता है संसद या राज्य के कानून के द्वारा। इसका जो गठन हुआ है, संसद ने कानून बनाकर इसका गठन किया है। जैसे संसद ने 1990 में कानून बनाया, इसकी पहले अध्यक्ष कौन थी? जयंती नटराजन। इसने 14,490 करके एक महिला हेल्पलाइन भी निकाली है। 14,490 ये सती महिला हेल्पलाइन भी निकाली है राष्ट्रीय महिला आयोग। पूछा ऋग्वेद के नदी सूत्र में वर्णित नदियों में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है? आर्यों के लिए इनमें से कौन सी नदी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी? देखिए, सबसे ज्यादा जो सम्मानित नदी थी, सबसे ज्यादा पवित्र, वो सरस्वती, गंगा इत्यादि। जबकि भैया सर्वाधिक उल्लेख जो है वो सिंधु नदी का है। वो कौन सा है? सिंधु नदी का। ये बताइए सबसे पुराना सबसे बड़ा वेद, ये साथी ऋग्वेद हो जाता है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन सा हो जाता है? ऋग्वेद। ये सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा वेद भी है और याद रखिएगा सबसे पुराना वेद भी हो जाता है। फिर आ जाता है इसमें देवताओं की स्तुति है, यजुर्वेद, यज्ञ कैसे किया जाए, यज्ञ के नियम। फिर आ जाते हैं सती सामवेद, ये संगीत से संबंधित है। और जादू टोना टोटका, इसी में अर्थशास्त्र आ जाता है, अर्थव्यवस्था की चीजें। अथर्ववेद करके जो है चौथा, भूगोल, एस्ट्रोनॉमी आदि की चीजें। ये 4 वेद है। इसमें जो पहले 3 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको वेद त्रिय भी कहा जाता है। तो वेद त्रिय में ये अथर्ववेद नहीं आता है, वेद त्रिय में ये अथर्ववेद नहीं आता है। इंदस नदी के नाम पर ही हमारा देश का नाम इंडिया पड़ा है। पूछेगा लोधेश्वर महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? लोधेश्वर महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? लोधेश्वर। देखिए सोनभद्र में रिहंद बांध, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, गोविंद, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय। रिहंद बांध ये याद रखेगा सोनभद्र में, सोनभद्र में। जबकि बाराबंकी में ये लोधेश्वर महादेव मंदिर हो जाता है। बाराबंकी में देवा शरीफ दरगाह, देवा शरीफ मेला कहां पर लगता है? ये बाराबंकी में। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे। 18 का उत्तर क्या जाता है? भी आपका यहां पर बिल्कुल सही है। पूछा रमन अनुसंधान संस्थान ये साथी कहां पर स्थित है? रमन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? मैसूर में हो जाता है। भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान, भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है भैया? भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भारतीय भाषा भी इसको कह सकते हैं, केंद्रीय भारतीय भाषा अनुसंधान। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, यहीं पर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में,
सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यहीं पर डीएनए से संबंधित संस्थान है। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान भी यहीं पर है। क्रेडा का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान, तो पूछेगा भैया राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान कहां पर है। और बिल्कुल भी सुन लीजिए, आपस में बात मत कीजिए। NIOT ये चेन्नई में, तो ये रमन अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु में, यहीं पर बच्चा निमहंस हो जाता है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थान अनुसंधान संस्थान सब आते हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च हो जाता है। और यहीं पर भारतीय बागवानी संस्थान भी है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है, कहोगे सर बेंगलुरु में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। 19 का उत्तर बिल्कुल सटीक क्या है, ये आपका बिल्कुल सही है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। साथी सबके सब निराश हताश कर रहे हो अपने इस बड़े भाई को, सबके सब एक बार इस क्लास के लिंक को शेयर करो। मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि हे बाबा श्याम, जो मेरा भाई बहन मेरा साथ दे रहे हैं इस समय पर, इनको अंतिम क्षण तक मत छोड़ना। बाबा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, विशेष सुरक्षा बल, याद रखिएगा CISF की तर्ज पर। इसका निर्माण किस पर हुआ है, CISF की तर्ज पर। भारत उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए, प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की, प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान की सुरक्षा आदि के लिए, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा आदि के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में मेट्रो आदि की, जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट आदि की, इन सब की सुरक्षा के लिए साल 2020 में यूपी पुलिस में एक विंग बनाई गई जिसका नाम है ASSF। जैसे ATS 2007 में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए, इसी प्रकार दुर्दांत अपराधियों को ठिकाने लगाने पकड़ने के लिए 1998 में STF की स्थापना 1998, ATS की 2007, तो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 2020 में। किस प्रकार के कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, इसमें जो वाटर है वो ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, जिसके जलने पर भूरा धुआं निकलता है। तो देखिए 3 वैरायटी होती है, ये कोयले की 4 वैरायटी होती है, सबसे अच्छी से सबसे बुरी। सबसे अच्छी होती है एंथ्रेसाइट कोयला, दूसरी होती है बिटुमिनस कोयला, दूसरी कौन सी हो जाती है बिटुमिनस कोयला, तीसरी हो जाती है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट, और चौथी सबसे घटिया होता है पीट कोयला। ये जो भूरा कोयला है, ब्राउन कोल, ये लिग्नाइट को कहते हैं, जो तीसरी सबसे खराब क्वालिटी होती है। इसमें सबसे बेस्ट कौन सी होती है, एंथ्रेसाइट। सबसे बेस्ट कौन सी होती है, एंथ्रेसाइट। सबसे बेस्ट एंथ्रेसाइट होती है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत होता है। ये बताइए कोयला कैसी चट्टान है, कोयला किस प्रकार की चट्टान है, लिख लीजिएगा अवसादी चट्टान है। और खींच कर लेकर चलते हैं, PPRD द्वारा स्थापित, PPRD केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां पर है, परेशान मत होना, अभी हम लोग आंतरिक सुरक्षा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा में सबके सब कवर होंगे। CAPT कहां पर स्थित है, हैदराबाद में। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जहां पर IPS की ट्रेनिंग होती है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी 1948 में स्थापित की गई थी, यह हैदराबाद में स्थित है। CAPT याद रखिएगा, यह भोपाल में स्थित है। यहां पर ग्रुप B श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं, ग्रुप B कैटेगरी के जो साथी डेप्यूटी SP होते हैं, DSP श्रेणी के अधिकारियों की यहां पर ट्रेनिंग की जाती है, DSP लेवल के अधिकारियों की। जबकि ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये दोनों दिल्ली में। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, भोपाल में BPRD द्वारा स्थापित केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, सेंट्रल अकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग। ये कौन से अधिकारियों को ट्रेनिंग देती है, ग्रुप B, DSP लेवल के अधिकारियों को। पूछा प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, अंग्रेजी सेना। कार्नवालिस की कब्र गाजीपुर में, इसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में साथी पुलिस सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक, इसी ने स्थायी बंदोबस्त 1793 में लगान वसूली की एक योजना लेकर आया था। जमींदारी या कहोगे सर स्थायी बंदोबस्त जिसको कह देते हैं। कार्नवालिस की कब्र कहां पर है, गाजीपुर। यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, इसने द्वैध शासन का अंत किया। इसके ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग का मुकदमा भी चला था। बंगाल का पहला साथी गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, इसी ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। डायरेकी को इसने साथी समाप्त किया था, द्वैध शासन को। रॉबर्ट क्लाइव, इसने 1757 में अंग्रेजी सेना का नवाब किया, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। तो प्लासी का युद्ध 1757 किस किस के बीच में हुआ था, याद रखिएगा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। जबकि हेक्टर मुनरो, इसने 1764 में बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किया था, बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किया था। 23 का उत्तर भी पूछा। BSF का आदर्श वाक्य,
सबके सब उत्तर दीजिए, ये तो हमने पढ़ा है। एप्लीकेशन वालों, 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965, जिस दिन सारे के सारे तुम्हारे स्पेशल जीके टॉपिक समाप्त करूंगा, फिर ज्योग्राफी पॉलिटी जो पढ़वाना हो पढ़वा लेना। 10-10 घंटे की क्लास है, 1-6 घंटे की मारूंगा, तबाही मचा दूंगा। तुम्हें किस बात की टेंशन है? क्यों व्यर्थ चिंता करते हो पारत? गुरु जी है अभी। बीएसएफ 1 दिसंबर 1965, भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश सीमा की रक्षा, भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश। तुरंत बताओ बीएसएफ, तुरंत के तुरंत बताओ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कहोगे भैया, तुरंत आ जाता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। सेवा सुरक्षा बंधुत्व, ये एसएसबी का है। सेवा सुरक्षा बंधुत्व, ये एसएसबी का है। 24 का उत्तर सी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? 1997 में इस किताब को, 1997 में पहली भारतीय, इस किताब को, यह पहली भारतीय लेखिका थी जिनको बुकर प्राइज मिला। उससे पहले किसी भारतीय को बुकर प्राइज नहीं मिला था। भारतीय नागरिक की बात हो रही है। झुंपा लाहिड़ी की किताबें नेमसेक, नेमसेक झुंपा लाहिड़ी की है। किरण देसाई की इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनकी एक नई किताब आई है सोनिया एंड सनी करके। जबकि अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय की भी नई किताब आई है मदर मेरी कम्स टू मी। 25 का उत्तर भी पूछा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल हुलास उत्तर प्रदेश के किस जिले में? हुलास उत्तर